हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए ये नेक्स्ट सेशन है। जो मैं नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक करा दिए हैं। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 11 से कराने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो 11 नंबर से मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो बच्चों 11 नंबर में क्या दिया गया है? 11 नंबर में AB and CD are two chords of circle intersecting at P. Choose the correct statement from the following. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और यहाँ पे एक सर्कल है और सर्कल के अंदर ये जो डायग्राम दिया गया है इसको देखिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि सर्कल वाले चैप्टर में क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि सेम सेगमेंट पर बने हुए एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट पर बने हैं, दैट इज इसी एसी से एसी है, एसी कोड है, इसी कोड पर ये एंगल बना है और एसी कोड पर एक ये एंगल बना है। तो एक ये एंगल यानी ये एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों सेम कोड पर लाई करते हैं, इसलिए एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर बात? तो डी और बी मेरे पास इक्वल होगी, दैट इज एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, है ना। और यहां पे हम लोग लिखना चाहें तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट। अब क्या करेंगे? अब आप लोग ये देखिए, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, दैट इज एंगल डीपीसी, एंगल डीपीए इक्वल्स टू एंगल बीपीसी। अब ये कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चों डबल ए सिमिलरिटी से बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रेंगल, कौन सा? ट्रेंगल ADP, ट्रेंगल ADP is similar to triangle, is similar to triangle, it is similar to triangle BP CBP, CBP, ये दोनों सिमिलर हो गए। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन दैट इज डी इज करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। डी इज कैसा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, यानी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 2, इंक्रीज्ड बाय 2, if the value of each observation in data is increased by 2, then the median of new data। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना है कि आखिर में इस क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछा गया है कि यदि किसी ऑब्जर्वेशन की ईच वैल्यू को, यदि किसी डेटा में किसी भी ऑब्जर्वेशन की ईच वैल्यू को 2 से इंक्रीज कर दें तो उस डेटा में क्या चेंजमेंट आएगा? उस डेटा में क्या चेंजमेंट आएगा? क्लियर? तो चेंजमेंट क्या आएगा? चेंजमेंट क्या आएगा? यानी आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, इसमें आपको
ऑब्जर्वेशन से समझना है। क्लियर? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बच्चों। तो पहले यहाँ पे मैं एक एग्जांपल्स इसका देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 का। जैसे यहाँ पे लिखा है, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 2 देन द मीडियन ऑफ द न्यू डेटा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 4 6। ठीक है, हमारे पास ये डेटा है, हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर्स हैं 2 4 6, और ये नंबर्स हमारे पास इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, यानी किसी भी डेटा का जब भी हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखते हैं, और फिर उस डेटा में हम लोग ये चेक करते हैं कि इसमें इस डेटा में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं। अब जो मैंने एग्जांपल दिया है, मैंने कोई 3 नंबर्स लिए हैं और इन 3 नंबर्स का मुझे मीडियन फाइंड करना है। अगर इन तीनों नंबर्स का हम मीडियन फाइंड करते हैं तो कितना आता है। तो आपको ये तो पता होगा कि जब कोई 3 नंबर्स हो, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, यदि मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो, ऑड हो तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इज n इक्वल टू कितनी है 3, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 है कैसे, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे है, ऑड है। तो उसका मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं, दैट इज यहाँ पे इसका जो मीडियन आएगा वो m इक्वल टू n+1/2 होगा, n+1/2 ts टर्म होगा। दैट इज n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3+1 यानी 4 अपॉन 2, दैट इज इसका निकालेंगे तो 4 अपॉन 2, तो सेकेंड टर्म। तो दैट इज सेकेंड टर्म कौन सा है ना, सेकेंड टीएच का मतलब क्या हुआ, सेकेंड टर्म कौन सा है, तो इसका मीडियन कौन हुआ 4, ये इसका मीडियन हुआ, दैट इज मीडियन इक्वल टू 4। क्यों, सेकेंड टर्म इधर से सेकेंड ही। अब यदि मैं इसी डेटा में कुछ इंक्रीज कर दूं, कितना इंक्रीज कर दूं, और ईच डेटा की ईच टर्म में 2 इंक्रीज करना है, तो डेटा की जो मीडियन है वो अब कितनी चेंज होगी। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं न्यू, मेरे पास न्यू ऑब्जर्वेशन, तो मेरे पास न्यू डेटा कितना हो जाएगा, मेरे पास न्यू डेटा कितना हो, अगर 2 इसमें जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगा, अगर 2 इसमें जोड़ूंगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, अगर 2 इसमें जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमारे पास न्यू डेटा आ गया, अब इसका मीडियन कितना होगा, दैट इज इसका यदि मैं मीडियन फाइंड करना चाहूं तो एम ई इक्वल्स टू, यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑड टर्म्स है यानी n+1/2 ts टर्म। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, एम इक्वल टू n+1 3+1 4/2, और यहाँ पे एम इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/2 कैंसिल, सेकेंड टीएच कौन है 6। तो अब मेरे पास एम ई कितना आ गया, अब मेरे पास एम ई कितना आया 6 आया। पहले मेरे पास जो एम ई था वो हमारे पास 4 था, जब मैंने ईच ऑब्जर्वेशन को 2 इंक्रीज कर दिया तो मेरे पास जो न्यू डेटा आ गया वो 4,6 कम है। फिर मैंने वहाँ से उसका मीडियन दोबारा फाइंड किया, तो देखो मीडियन पहले से 2 अधिक हो गया, यानी किसी भी डेटा में ये 2 इंक्रीज कर दिया जाए ईच टर्म को तो उसका जो मीडियन आएगा न्यू मीडियन वो भी पहले वाले मीडियन से 2 इंक्रीज आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, अब आप लोग खुद ही आइडिया लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। बच्चों ए इज करेक्ट, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट, यानी यहां पे हमारे पास ये करेक्ट होगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, A box contains cards numbered 6 to 55. A card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is a perfect squares.
अब बच्चों यहाँ पे लिखा है कि आ बॉक्स कंटेंस कार्ड्स नंबर 6 to 55 आ कार्ड। बच्चों एक बॉक्स में क्या है कि कार्ड है, बॉक्स में क्या है कार्ड है, और हर कार्ड पर ईच कार्ड पर कितने नंबर्स लिखे हैं, 6 से लेकर के 55 तक नंबर लिखे गए हैं हर कार्ड पर एक बॉक्स में। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक बॉक्स में कार्ड है और हर कार्ड पर 6 से लेकर के 55 तक नंबर लिखे हुए हैं, तो उसमें से कोई एक कार्ड निकाला जाता है, उसमें से कोई एक कार्ड निकाला जाता है। तो उसमें ये कहा गया है कि एक कार्ड निकाला जाता है, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो कार्ड निकाला जाता है उसमें जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप लोग खुद पता लगा सकते हैं कि अगर 6 से लेकर के 55 तक हम आपसे पूछ दे कि 6 से लेकर के 55 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो आप लोग कहेंगे 49 नहीं बल्कि 50 होंगे, क्योंकि जो मैं शुरू में ले रहा हूं टर्म उसको भी काउंट करना है। दैट इज यहाँ पे हर कार्ड पर नंबर कितने लिखे हैं, है ना, ईच कार्ड, है ना, आ कार्ड इज ड्रॉन। तो यहाँ पे आ बॉक्स कंटेंट कार्ड्स नंबर 6 to, तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 6 to 55, दैट इज, अब यहां पे जो टर्म्स हो गए यानी 50 पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 50 हो गए। अब यहाँ पे हमें, मैंने एक कार्ड को एट रैंडम निकाला है, तो उस कार्ड में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो 6 से लेकर के 55 तक जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो हमारे लिए फेवरेबल होंगे, यानी वो फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो यहाँ पे बच्चों फेवरेबल आउटकम्स क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू, दैट इज 6 के आगे 9 होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, 9 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 25 होगा, 25 के बाद मेरे पास 36 होगा, 36 के बाद 49 होगा। ठीक है बच्चों, 49 के बाद मेरे पास और कोई होगा, 49 के बाद 50 हो नहीं सकता, 56 हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए बच्चों। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने, 5 है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम 6 टू, फ्रॉम 6 to 55, दैट इज, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/50, 5 1 जा 5, 5 10 जा। तो बच्चों इसका जो आंसर हो गया फाइनली 1/10। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेरे पास कौन सा सही होगा, दैट इज, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेरे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों 14 नंबर में लिखा है कि विच टर्म ऑफ एपी -21। तो बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं एपी सीरीज मेरे पास क्या है, एपी इज क्या है, -29, -26,
माइनस का 23 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म से लास्ट टर्म में एक बार देख लेता हूँ क्या कहीं गलत तो नहीं लिखा है। तो लास्ट टर्म बच्चों है मेरे पास 61 लास्ट टर्म मेरे पास क्या है 61, यानी सही लिखा है। 61 इज 16। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यानी ये सीरीज है, ये हमारे पास क्या है एपी सीरीज है। और इस एपी सीरीज का कौन सा टर्म, इसमें पूछा गया है कि कौन सा इस एपी सीरीज का टर्म 16 होगा, ऐसा कौन सा टर्म है। तो यहाँ मैं पे लिख लेता हूँ लेट। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास L इक्वल्स टू कितना है 61, A इक्वल्स टू कितना है माइनस का 29, और यहाँ बच्चों D इक्वल टू कितना है सेकेंड टर्म माइनस ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म, दैट इज D इक्वल टू 3। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे लगाते हैं L इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। तो बच्चों L मेरे पास कितना है 61 है, A कितना है माइनस का 29 है, N माइनस 1, D की वैल्यू 3 है। तो ये बच्चों इधर आ जाएगा 9 1 10, 6 2 8 1 9। ठीक है, इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा N माइनस 1 इंटू 3। ये बच्चों मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो गया तो 30 आ गया इक्वल टू N माइनस 1, दैट इज N विल बी इक्वल्स टू 30 प्लस 1, दैट इज N इक्वल टू 31 टर्म्स। तो 31th टर्म जो होगा वो क्या होगा, वो बच्चों 31th टर्म जो होगा ये वाला ऑप्शन डी इज करेक्ट। 31th टर्म की वैल्यू कितनी होगी 16 होगी बच्चों, है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है एज 16, है ना, किसकी वैल्यू 16 होगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे विच टर्म ऑफ द एपी माइनस 29 21 इज 60 इज 16। तो 31th टर्म की वैल्यू 16 होगी। ठीक है बच्चों, तो यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन यानी आज मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको 14 तक। यानी अब इस सेक्शन ए, जो सेक्शन ए है ये बच्चों सेक्शन ए का जो मेरे पास पार्ट था, यानी ये थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट मैंने सेक्शन ए का करवा दिया आपको कंप्लीट। ठीक है, सेक्शन ए का थर्ड पार्ट ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ पार्ट लेकर के आऊँगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।